Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 14, the Indian National Movement 1917 to 1934. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Khilafat Movement 1919. हुआ क्या था बच्चों? हुआ वर्ल्ड वॉर वन, जो स्टार्ट होता है 1914 से और ख़त्म होता है 1918 पर। 1914 में शुरू होके 1918 में ख़त्म होता है वर्ल्ड वॉर वन। ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉर है तो कुछ कंट्रीज जीती होंगी, कुछ कंट्रीज हारी होंगी, है ना। तो जीतने वाली पार्टीज थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, और हारी हुई पार्टी थी ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो ये जो जीती हुई कंट्रीज होती हैं बेटा, ये बहुत ही हैरासिंग ट्रीटमेंट देती हैं किसको? लूजर पार्टीज को। जो कंट्रीज हारी उन्हें बहुत ही हैरासिंग ट्रीटमेंट मिलता है किसके द्वारा? जीती हुई पार्टीज के द्वारा। सो टर्की जो डिफीट हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में, उसको अपनी सारी टेरिटरीज को छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि अब तो वो हार गया है। किससे हारा है? ब्रिटेन और फ्रांस, रशिया, यूएसए से हारा है। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? टर्किश एम्पायर, जिसे हम पहले ऑटोमन एम्पायर कहा करते थे, बाद में बना ये टर्की, पहले हम उसे क्या कहते थे? ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर की सारी टेरिटरीज को ब्रिटेन और फ्रांस आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि बेटा ऑटोमन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था। बहुत सालों तक रूल किया इस एम्पायर ने, ठीक है। इस्लाम को स्प्रेड करने की बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ही थी? ऑटोमन एम्पायर की। तो ऑटोमन एम्पायर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया था। अब उसकी टेरिटरीज को ब्रिटेन और फ्रांस आपस में बांट रहे थे। बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट दे रहे थे टर्किश सुल्तान को, जो ऑटोमन एम्पायर में कैलिफ होता था, जिसे हम हिंदी में खलीफा भी कहते हैं। वो कौन होता था? टर्किश सुल्तान, जिसे क्या कहते थे? कैलिफ इंग्लिश में, और हिंदी में खलीफा। तो ये रिलीजियस मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसका रिलीजियस हेड होता था। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम रहते हैं, वो अपना रिलीजियस हेड किसको मानते थे? कैलिफ को या खलीफा को। ठीक हुई बात। तो ऐसे र्यूमर्स थे कि ये जो ब्रिटिश हैं और जो फ्रेंच हैं, ये बहुत ही हैरासिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसको? टर्किश सुल्तान को, जो कि मुस्लिम्स के लिए नेक्स्ट टू गॉड था, है ना। भगवान के बाद वो उसी की बात सुनते थे। किसकी? खलीफा की, कैलिफ की। वो रिलीजियस हेड होता था सारे मुस्लिम्स का। तो इस वजह से एक रिसेंटमेंट, एक क्रोध की भावना, गुस्से की भावना सारे मुस्लिम्स के बीच में आ गई, भले ही वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहता हो। हमारे इंडियन मुस्लिम्स भी इससे बहुत डिससेटिस्फाई थे कि भाई हमारे रिलीजियस हेड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे हैं। और इसकी वजह से इंडिया में स्टार्ट हुई खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट करने वाले थे अली ब्रदर्स। दो भाई थे जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली, और दूसरे का था मौलाना शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। कहाँ पर बेटा? इंडिया में। हमने देखा ना कि जो रिलीजियस हेड था, जो कैलिफ था, खलीफा था, वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता था। भले वो मुस्लिम इन भारत के या किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में रहता हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी रहता हो। तो हमारे मोहम्मद अली, शौकत अली भी खड़े हुए और कहा कि चलो हम भी खिलाफत मूवमेंट करेंगे। गांधी जी और जो कांग्रेस थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। क्यों किया भैया? क्योंकि गांधी जी हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना चाहते थे, और उन्हें खिलाफत मूवमेंट में इस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी दिखी। उनको लगा कि आज अगर हम मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट में, तो फ्यूचर में हमारी मूवमेंट में भी मुस्लिम हमें सपोर्ट करेंगे। जो मेन एम था इस मूवमेंट का, वो था to uphold the power and prestige of caliph। caliph की power, prestige as it is बनी रहे। बस यही मेन एम था खिलाफत मूवमेंट का। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ टर्की। जो ऑटोमन एम्पायर था, जो टर्की था, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बनी रहे, कैलिफ की पावर पोजीशन बनी रहे, इसी एम से स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। 31 अगस्त 1920 को
गांधी जी की लीडरशिप में हमने स्टार्ट की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक हुई बात। तो बेटा 31 अगस्त 1920 को गांधी जी की लीडरशिप में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉपरेट करने का मतलब होता है या कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना। तो यहाँ पर गांधी जी क्या कह रहे हैं? नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग, हमें सहयोग नहीं करना है। ठीक हुई बात। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ही टाइम पे चल रही थी। हिंदू मुस्लिम्स को और मुस्लिम हिंदूज को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। फिर से 31 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गांधी जी ने। गांधी जी की लीडरशिप में ही, मतलब गांधी जी ने स्टार्ट किया और लीडर भी कौन थे? गांधी जी थे। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ साथ चल रही थी। पीपल रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, क्योंकि गांधी जी ने बोला था हमें अंग्रेजों के साथ अब कोई कॉपरेशन, कोई सहयोग अब उनका नहीं करना है। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन्होंने रिजाइन करना चालू कर दिया। बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़ना चालू कर दिए, है ना। क्योंकि हमें अब किसी भी सूरत में अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है। तो अगर आप ब्रिटिश एम्प्लॉय हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप वो सब छोड़ दो, स्कूल कॉलेजेस छोड़ दो। इस तरीके से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। जितने भी शॉपकीपर्स थे, मतलब जो बड़ी बड़ी शॉप्स थी, उन्होंने फॉरेन गुड को सेल करना से मना कर दिया। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने कोर्ट को छोड़ दिया। ठीक हुई बात। और शॉप ऑनर्स ने शॉप में फॉरेन गुड्स को सेल करना छोड़ दिया। पिकेटेड मतलब होता है एक शॉप के सामने यूं हाथ पकड़ के खड़े हो जाना कि कोई शॉप के अंदर ना जा पाए। तो पिकेटिंग स्टार्ट हो गई। स्ट्राइक्स हुई, मतलब हड़ताल हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। एंड जब तक आया 1920 का, तो जो खिलाफत मूवमेंट थी वो मर्ज हो चुकी थी पूरी तरीके से किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा? हमें कॉपरेट नहीं करना था, इसीलिए हमने वो सारे काम करने से मना कर दिया जिसमें कहीं ना कहीं हम ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे। टीचर्स स्कूल पढ़ाने नहीं गए, लॉयर्स प्रैक्टिस के लिए नहीं गए, शॉप्स पे फॉरेन गुड्स नहीं बिका। और फाइनली 1920 तक खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मर्ज कर गए। प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो अल्टीमेट गोल था बच्चा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जिसे लॉन्च किया था गांधी जी ने 1920 में, उसका सिर्फ एक ही एम था, स्वराज को अटेन करना, स्वाधीनता लेना, फ्रीडम को अचीव करना। पर वो कैसे? पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स से, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, और शांति से हम किसको अचीव करेंगे? फ्रीडम को। ये गांधी जी का एम था। तो बच्चा हम नॉन कॉपरेशन क्यों कर रहे थे? फॉर अचीविंग स्वराज, इंडिपेंडेंस, है ना। ये जो प्रोग्राम था नॉन कॉपरेशन का, उसमें जो मेथड्स यूज की गई रेसिस्टेंस की वो ये हैं। पहली मेथड थी बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, हम फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उन सब का भी क्या करेंगे? बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब पता है ना आप लोगों को? बॉयकॉट का मीनिंग होता है बहिष्कार करना, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस, उस टाइम में जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्शंस करवा रही थी, उस इलेक्शंस में भी हमने पार्ट नहीं लिया, उसका भी बहिष्कार किया। जितने भी गवर्नमेंट फंक्शंस थे उन्हें भी बॉयकॉट किया। रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स वगैरह, जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को टाइटल्स दिए गए थे ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिशर्स ने दिए थे, हमने उन टाइटल्स को भी वापस कर दिया, टाइटल्स को भी सरेंडर किया। ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक मेजर स्टेप था जो हमारे इंडियंस ने लिया। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ द मूवमेंट एड्रेस द फॉलोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चला रहे थे हम, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बॉयकॉट 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 कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या क्या थे। पहला था, हम इस बात पे जोर दे रहे थे उस टाइम गांधी जी भी और मेजर लीडर्स की हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया जाए, हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड रहें, तभी हम फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को भी एबोलिश करना था। गांधी जी इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर
लोअर कास्ट अपर क्लास के डोमिनेशन में ही हमेशा रही तो वो तो कभी आज़ादी चाहेगी ही नहीं ना। उसको लगेगा जब पहले हमारे ऊपर ब्राह्मण्स रूल कर रहे थे, आप ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है हमें, ब्रिटिश रूल करे या ब्राह्मण। तो जब तक अपर कास्ट लोअर कास्ट को प्रॉपर वैल्यू नहीं देगी, वो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट नहीं बनेंगे। तो अनटचेबिलिटी को भी खत्म करो, वैसे भी एक सोशल लेवल है। स्वदेशी स्पिरिट को प्रमोट करो, सेल्फ रिलायंस के स्पिरिट को प्रमोट करो कि हम खुद पर डिपेंड हो, फॉरेन गुड्स पर डिपेंड नहीं हो। हम हमेशा फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें और इंडियन गुड्स को यूज़ करें, सेल्फ सफिशिएंसी लेके आए थ्रू द रिवाइवल और थ्रू द यूज़ ऑफ चरखा, खादी। ये हमारे इंडियन क्लोथ्स थे, हमें हैंड स्पन हैंड वुवन क्लोथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बात कही गांधी जी ने। और तो और गांधी जी इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि नेशनल एजुकेशन का प्रमोशन होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो इंडियन माइंड को एनस्लेव कर लेंगी। जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही एंथुजियास्टिक बन गया, चार्ज हो गया एंथुजियाज्म से। डिटर्मिनेशन था लोगों के बीच में, नहीं अब हम लड़ेंगे, हमें चाहिए आज़ादी, कॉन्फिडेंस था लोगों में। पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है 1922 में। एक प्रोसेशन एक क्या कहते हैं, एक प्रोसेशन क्या कहते हैं, रैली निकल रही थी किसानों की, उनके ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दी। कहाँ पर? चौरी चौरा, एक विलेज है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश स्टेट था, उत्तर प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था चौरी चौरा। वहां पर कुछ किसान बेचारे चुपचाप रैली निकाल रहे थे, है ना, प्रोसेशन कर रहे थे। उस प्रोसेशन पे फायरिंग की ब्रिटिशर्स ने। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चा, हमारे पीसफुल प्रोसेशन पे अगर कोई फायरिंग करेगा तो क्या हम चुपचाप ऐसे बोलेंगे हाँ ठीक है मारते रहो, चलो इसको भी मार दो, इसको भी मार दो, ये हरिया है इसको भी मार दो, चलो मुझे भी मार दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पीपल ने रिएक्ट किया वायलेंटली और चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। फिर एक तरीके से देखे तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल नेचुरल था, पर गांधी जी के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। क्योंकि गांधी जी का मानना ये था, वो तो हमेशा से कह रहे थे ना, वायलेंट तो आपको होना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मरते मर जाओ पर मारना नहीं है। ये गांधी जी ने पहले ही बात कही थी। पर हमने तो क्या किया, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 पुलिस वाले वहीं उसी आग में झुलस कर मर गए। देखो गांधी जी दूरदर्शी थे, है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, वो बहुत दूर का देख लेते थे। दूर का देखना मतलब उन्हें फ्यूचर समझ में आ जाता था कि आज हमने इनके सिर्फ 22 लोगों को मारा है, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी वेपन्स इनके पास है, ये चाहे तो हमारे कितने इंडियंस को मार सकते हैं ना। तो गांधी जी थोड़ा ब्रॉडली सोच रहे थे और उन्हें पता था कि इसके रिपरकशंस तो आएंगे ही। आज तुमने उनके 22 लोगों को मारा, वो कल तुम्हारे 200 या 2000 लोगों को भी मार सकते हैं। तो गांधी जी ने इस डर से, और गांधी जी का एक ये भी कहना था कि मैंने जब पहले ही कहा है कि वायलेंट हमें होना ही नहीं है, फिर आप लोग क्यों वायलेंट हुए। तो गांधी जी ने फटाफट से पूरी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें लोग इतना एंथुजियास्टिकली, इतनी डिटर्मिनेशन के साथ आए थे, अब गांधी जी ने उसे क्या कर लिया, कॉल ऑफ, बंद कर दिया। एनी एक्ट ऑफ वायलेंस और नेगेशन, जो कि बेसिक प्रिंसिपल जो था नॉन वायलेंस, उसके खिलाफ जाता, तो ऑब्वियसली बात है गांधी जी ने मूवमेंट विड्रॉ करना ही था। ये तो नेगेशन था ना बच्चा, नॉन वायलेंस का, ठीक है। और गांधी जी ने पहले ही बोला था कि हर सत्याग्रही को इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए हमें वायलेंट नहीं होना है। तो एनी एक्ट ऑफ वायलेंस वाज अ नेगेशन ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस व्हिच एवरी सत्याग्रही वाज सपोज्ड टू अपहोल्ड। हर सत्याग्रही से उम्मीद की जा रही थी कि वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे ही फोकस करेगा हमेशा। तो ये तो गलत हो गया। गांधी जी वॉज अनप्रॉमिसिंग इन हिज रिफ्यूजल टू फॉरगिव इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ वायलेंस। गांधी जी ने ये बात बहुत अच्छे से बता दी लोगों को कि भाई एक सिंगल एक्ट भी अगर वायलेंस का होगा ना, तो मैं तो इसे बिल्कुल भी मानूंगा नहीं, मतलब मैं बिल्कुल भी इसे सहन नहीं करूंगा, ठीक है। ये तो मेरे लिए बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, आपको वायलेंस करना ही नहीं है, ये तो पहली ही कंडीशन है सत्याग्रह की। तो गांधी जी ने इस बात को लेकर के बच्चा इस पूरे मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया।
ये नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के टाइम में जो लोग प्रोसेशन के लिए आए थे उसका इमेज है। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बच्चा, ये एंड हुआ इन फेलियर। ठीक है, हमने कोई मेजर सक्सेस तो ली नहीं, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने उनके 22 लोगों को मारा और ख़त्म हो गई बात। जबकि हमारा बड़ा एम था स्वराज का, वो तो हमने अचीव नहीं किया। तो ये मोमेंट एक तरीके से हम फेलियर बोल सकते हैं। पर जो नेशनल स्पिरिट थी वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से पूरी तरह विड्रॉ कर लिया और सोशल रिफॉर्म के कामों में अपने आप को डिवोट कर दिया। गांधी जी completely withdraw from active politics and devoted his life to the task of social reform। अब वो समाज सुधार के लिए काम करने लग गए। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको लगता है कि गांधी जी ने जस्टिफाई किया इस मूवमेंट को, कॉल अप करके इतने सारे बच्चे, लॉयर, ये सब गांधी जी के साथ आए थे और गांधी जी ने फिर भी इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया? तो बच्चा, गांधी जी ने बिल्कुल सही किया। अदरवाइज गवर्नमेंट हैज़ वेपन, पुलिस, everything was with whom? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर हमने 22 लोगों को मारा तो आपको ऐसे लगता है क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लोगों को छोड़ने वाली थी? वो मर्सीलेसली इतनी किलिंग्स करती ना कि हमसे देखा भी नहीं जाता। तो गांधी जी इस बात से बिल्कुल अवेयर थे कि भाई अब जो आने वाला टाइम है बहुत ही मुश्किल हो जाना है अगर मैंने नॉन कोऑपरेशन को कंटिन्यू किया था। सो इट इज़ बेटर टू ट्रेन पीपल फर्स्ट देन लॉन्च अनदर मूवमेंट। ठीक हुई बात। अभी तो मेरे लोग प्रिपेयर नहीं है, वो तो वॉयलेंट कर रहे हैं, तो बेटर है, क्योंकि वॉयलेंट करने की अगर बारी आएगी, वॉयलेंस करने की अगर बारी आएगी, वॉयलेंट होने की अगर बारी आएगी, तो ब्रिटिश हमसे ज़्यादा वॉयलेंट हो सकते हैं, ज़्यादा वॉयलेंस कर सकते हैं। गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे 1929 के लाहौर सेशन को। कांग्रेस ने 1929 में एक सेशन किया, कहाँ पर? लाहौर में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसी दिन हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात कही थी। ठीक है, दिसंबर 1929 को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो लाहौर में मिली और इस टाइम में जो लीडरशिप थी वो बहुत ही यूथफुल और डायनेमिक लीडर्स के पास थी। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस दिन जो कांग्रेस थी उसने एक रिजोल्यूशन पास किया जो डिक्लेयर करता था पूर्ण स्वराज, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, स्वराज मतलब होता है इंडिपेंडेंस। कि भाई अब ये जो दिसंबर में 1929 में हम ये जो लाहौर सेशन कर रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल है, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया एज इंडिपेंडेंस डे कि इस दिन से अब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते रहेंगे। कब तक मनाते रहेंगे बेटा इंडिपेंडेंस डे? जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। ये सब डिसाइड हो गया कहाँ? कांग्रेस के लाहौर सेशन में, जो हुआ था 1929 में। कब? दिसंबर में। और यहीं पे कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। पहले गांधी जी लाए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कॉपरेशन करना मतलब होता है साथ देना, नॉन लगा दो मतलब साथ ना देना, असहयोग करना। तो वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था कि हम जिन रूल्स को, रेगुलेशन को अब तक ओबे करते आए थे, अब हम उन सबको डिसओबे करेंगे। पर बेटा सबको नहीं, सिर्फ अनजस्ट लॉ को। गांधी जी ने ये क्लियर कर दिया था कि जितने भी अनजस्ट लॉज हैं, जो जस्ट नहीं है, उन्हें अब हम क्या करेंगे? डिसओबे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन में क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों ही मूवमेंट्स में हमें अंग्रेजों को कॉपरेट तो नहीं करना था, पर साथ ही साथ डिसोबीडियंस में हमें अनजस्ट लॉज को भी डिसओबे करना था। जैसे सॉल्ट टैक्स, नमक जो कि फ्रीली अवेलेबल है हमारे इंडिया में, oceans is a source of salt, rock salt is also there, बट गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मोनोपोली, अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश कर ली थी कि भाई ये नमक बनाएंगे तो हम, और उसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे। तो गांधी जी कहते थे सॉल्ट इज समथिंग विच इज यूज्ड बाय एवरीवन, ईदर रिच और पुअर, इन इक्वल क्वांटिटी, तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो अनजस्ट है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होगी नमक कानून को तोड़ने से, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने से। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, जो न्यूली अडॉप्टेड इंडियन ट्राई कलर था उसे अनफ्लर किया गया।
ठीक है, लोगों ने कस्में खाई कि अब हम आज़ादी तक लड़ते रहेंगे, हमें आज़ादी चाहिए है। 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। ऐसा माना गया कि अब जब तक हम इंडिपेंडेंस डे इस दिन 26 जनवरी को मनाते रहेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती, और ऐसा ही हुआ भी। 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस डे हर साल। कब तक बेटा? जब तक फाइनली हम 1947 में आज़ाद नहीं हो गए। फिर हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। तो हमारा अब देखो बेटा, अंग्रेज अचानक से 15 अगस्त को हमें आज़ादी दे देते हैं। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से मिल जाती है हमें आज़ादी, और हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाने लग जाते हैं। पर क्या करें, क्या इस डेट को भूल जाए 26 जनवरी को? तो नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने हमारा रिपब्लिक डे मनाने के लिए जो डेट चुनी वो क्या थी? 26 जनवरी। जबकि कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को बन के रेडी था, फिर भी हमने इसे 1 मंथ डिले किया, पूरा 2 मंथ डिले करके 26 जनवरी से हमने इसे इफेक्ट में लेके आए और रिपब्लिक डे मनाना इसी दिन चालू किया। क्या इतनी बातें समझ में आई? और 26 जनवरी इसी तरीके से मेमोरेबल डे बन गया इन द फॉर्म ऑफ रिपब्लिक डे। अब हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932-1934। मैंने पहले ही आपको बताया है, अब हम उन लॉज को भी तोड़ेंगे जो हमें अनजस्ट लगते हैं। आई बात समझ में? तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी की तरह ही थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज अ फॉर्म ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पर इसके अंदर क्या भी इन्वॉल्व था? ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट लॉज, नॉट ऑल द लॉज, अनजस्ट लॉज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था टू डिफे ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफे करना है, उनकी बातों को नहीं मानना है और उन्हें प्रेशराइज करना है कि भाई आपको हमारी डिमांड्स, हमारे नेशनलिस्ट की डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ करने वाले थे गांधी जी। कब हुआ? मार्च 1930 को विद सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम ब्रेक करेंगे अनजस्ट सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ बिल्कुल अनजस्ट है। क्यों अनजस्ट है बेटा? क्योंकि सॉल्ट इज समथिंग विच इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, है ना? तो इसके ऊपर क्यों भाई आप क्या लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो? तो पहले हम नमक कानून को तोड़ेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है नमक कानून, अनजस्ट सॉल्ट लॉ को तोड़ने से, क्योंकि ये कंट्री में हर व्यक्ति को इफेक्ट करता है, भले वो रिच हो, पुअर हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सारे लोग नमक खाते हैं। हर इंडियन नमक खाता है, और नमक खाता है तो अंग्रेजों से लेता है, और लेता है तो उसके ऊपर क्या पे करता है? सॉल्ट टैक्स। वो चीज़ जो फ्री में अवेलेबल थी उसको हम तो खरीद रहे हैं, और खरीदने में भी हम उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। कहाँ का न्याय है? जो इंडियंस थे उन्हें मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था, मतलब अलाउ नहीं किया जाता था कि वो मैन्युफैक्चर करें सॉल्ट को। नो इंडियंस वर अलाउड टू मेक सॉल्ट। नो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर देयर हु वाज मेकिंग सॉल्ट दैट टाइम। कोई था ही नहीं जो नमक बनाए, क्योंकि इसके ऊपर तो मोनोपोली थी। ब्रिटिश कहते थे नमक तो हम ही बनाएंगे, बिकॉज इट वॉज अ गवर्नमेंट मोनोपोली। सॉल्ट सत्याग्रह बिगेन होता है हिस्टोरिक दांडी मार्च से। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने बहुत ही ट्रस्टेड 78 फॉलोअर्स के साथ 385 किलोमीटर की जर्नी करते हुए कोस्टल विलेज डांडी पहुंचते हैं। कोस्ट का मतलब पता है क्या होता है? ये जहाँ से समुद्र लग जाता है, ओशन लग जाता है ना, तो ये कोस्टल एरिया है। साबरमती आश्रम से कोस्टल गांधी जी कहाँ तक पहुंचे? डांडी तक पहुंचे, और वहाँ पर उन्होंने नमक बनाया। तो फिर से ध्यान करो, सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट होता है? हिस्टोरिक दांडी मार्च से। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, पूरा 385 किलोमीटर चलते हैं, डांडी पहुंचते हैं, और बीच में रास्ते में इन्हें थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइन करते हैं, और इसमें फीमेल भी होती हैं। जैसे ये डांडी पहुंचते हैं, ये हैंडफुल ऑफ सॉल्ट बीच से उठाते हैं, और इसी एक्ट को सिंबलाइज किया गया डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉ, कि हमने नमक कानून को तोड़ दिया। ये सिग्नल था हर इंडियन के लिए कि वो सॉल्ट लॉ को वायलेट कर सकता है। पूरे इंडिया में लोगों ने सॉल्ट बनाना चालू कर दिया और उसे ओपनली बेचना भी चालू कर दिया। जो आज तक सिर्फ और सिर्फ किसकी मोनोपोली थी? सॉल्ट बनाना, सॉल्ट बेचना, ब्रिटिश, उसको हमने तोड़ दिया।
अब कोई भी इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा था और कोई भी इंडियन उसे बेच रहा था। ये बेटा वो स्टैच्यू है जो दिखाता है कि गांधी जी चल रहे हैं इस डानी मार्च में और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ये मूवमेंट धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ज़्यादा एक्सटेंड हुई विद द वायलेशन ऑफ अदर लॉज। हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे, हमने फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना चालू कर दिया, हड़ताल्स की, डेमॉन्स्ट्रेशंस किए, पिकटिंग की उन शॉप्स के सामने जहाँ पर फॉरेन गुड्स को सेल किया जा रहा था। पिकटिंग हमने पहले भी बात की है बेटा, हाथ बांध के इस तरीके से खड़े हो जाना कि कोई शॉप के अंदर एंट्री ना ले पाए। तो हमने वो सारे शॉप्स की पिकेटिंग की जो फॉरेन गुड्स को सेल कर रही थी। एक इम्पॉर्टेंट फीचर था इस मूवमेंट का, वो था एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन। मैंने पहले भी बताया कि औरतों ने भी इस मूवमेंट में पार्ट लिया। सरोजनी नायडू लीडर भी रहीं इस मूवमेंट की। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि एन नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेटेड इन दैम। सरोजनी नायडू वाज वन ऑफ देम। जो गवर्नमेंट थी उसने इस मूवमेंट को ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। गांधी, नेहरू और जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया, गांधी जी को अरेस्ट किया, नेहरू जी को अरेस्ट किया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंजर्ड हुए, किल भी हुए लाठी चार्जेस में, ओपन पुलिस फायरिंग भी हुई। लगभग 90,000 पीपल को इम्प्रिजन कर दिया गया। 90,000 लोगों को तो जेल में भी डाल दिया गया। बेटा अब हम पढ़ेंगे डिड यू नो सेक्शन को। तो जितना भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम किस एरिया की बात करें, इस एरिया की, है ना, लाहौर वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, सिंध वाला एरिया। यहाँ पर इस मूवमेंट को लेड कर रहे थे कौन बच्चा? अब्दुल गफर खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, है ना, पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट्स। उसे रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? खुदाई खिदमतगार। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी इंडिया में बहुत इंटेंस हो गई 1937 के बाद। जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, उन्होंने क्लियर कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई अब तुम्हारे दिन इंडिया में खत्म हुए। अब हमारे लीडर्स ने ये बात बिल्कुल नेशनल मूवमेंट के थ्रू क्लियर कर दी थी ब्रिटिशर्स को दैट देयर डेज इन इंडिया वर नंबर्ड। बस अब गिनती के दिन बचे हैं, जी लो अपनी जिंदगी। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पास कर दिए नंबर ऑफ एक्ट, है ना, एंड सेंड मिशंस टू अपीज द इंडियंस बट इन वेन। और बहुत सारे एक्ट पास करके इतनी अपीसमेंट पॉलिसी उन्होंने फॉलो की कि यार इंडियंस ऐसे मान जाए, वैसे मान जाए, ऐसे मान जाए, पर सब बर्बाद किया। कोई इंडियन अब इनकी बात सुनने को रेडी नहीं था। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.